क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B is 575 km. A train starts from station A at 3 p.m. and moves towards station B at an average speed of 50 km per hour. Another train starts from station B at 3:30 p.m. and moves towards station A at an average speed of 60 km per hour. How far from station A will the train meet? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। तो देखिए दो स्टेशन है ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर दिए 575, 200 नहीं 575 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 575 है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे चलती है, 3 बजे दोपहर में एक पहली ट्रेन यहाँ से चलती है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है स्टेशन ए से बी की तरफ, ठीक है। और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है 3:30 बजे। ये यहाँ पर कितने बजे चल रही है? तो आप कहेंगे सर ये 3 PM चलती है, ये 3 PM चल रही है। और दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो दूसरी ट्रेन जो है वो 3:30 PM पर चलती है, वो आधे घंटे बाद चलती है। और किस तरफ चलती है? वो आपकी ए की तरफ चलती है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे सर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कहाँ चलती है? ए की तरफ चलती है। तो इन्होंने बोला है कि बताइए ये ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, स्टेशन ए से ये कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वाली ट्रेन चल गई थी 3 बजे और फिर बाद में चली 3:30 बजे दूसरी वाली ट्रेन। तो आधे घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली पहले वो हम निकालेंगे, क्योंकि दो ट्रेनों को जब भी आपको मिलाना है ना तो उनके मिलने का समय, उनका चलने के समय भी समान होना चाहिए, तब उनका मिलने का समय निकलता है। अगर आपको दो ट्रेनों का मिलने का समय निकालना है तो उनके चलने का समय भी समान होना चाहिए। अब ये 3 बजे चल रही है 3:30 बजे, तो पहले हम ये देख लेंगे कि पहली वाली ट्रेन में आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो आपको पता है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 1 घंटे में ये 50 जाती है, तो आधे घंटे में कितनी गई होगी? 25, यानी कि इसने इतनी दूरी तय कर ली 25 किलोमीटर की। अब रिमेनिंग दूरी जो यहाँ से यहाँ तक बची, अब ये पहली वाली ट्रेन कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। और अब दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करेगी, ठीक है। अब दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करेगी। तो पहली वाली जो ट्रेन है अब यहाँ पहुँच गई, 25 किलोमीटर आगे पहुँच गई स्टेशन ए से। तो अब यहाँ जब पहुँच गई आधे घंटे में, यहाँ कितने बज गए? 3:30। तो 3:30 से यहाँ से इसने भी चलना शुरू किया। तो अब ये दोनों किस स्पीड से मिलेंगी? इस सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड से मिलेंगे। अब अगर ये रिलेटिव स्पीड से मिलेंगी तो इनको कितनी दूरी तय करनी है सापेक्षिक गति से? तो 575 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 550 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में है। 550 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी है। तो इनको कितना समय लगेगा मिलने में? पहले तो वो निकालते हैं। तो समय क्या होता है? तो आप कहेंगे सर समय होता है दूरी बटे 4। समय क्या होता है? दूरी बटे 4। तो समय होता है दूरी बटे 4। अब दूरी कितनी है इनके बीच में? तो आप कहेंगे सर 550 किलोमीटर की। और चाल कौन सी होगी? जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गमन करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उनकी चालें प्लस हो जाती है, वो उनकी रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो इसकी स्पीड 50 है और इसकी कितनी है? 60। तो इनकी रिलेटिव स्पीड RS कितनी आ जाएगी? सापेक्षिक गति कितनी आ जाएगी? 50 + 60। 50 + 60 मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये 550 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो समय कितना लगेगा? तो 110 से आप भाग लगा दीजिए, समय इनको लगेगा 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे बाद ये क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अब 5 घंटे बाद मिल जाएंगे, लेकिन आपसे तो ये पूछा गया है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, दूरी बतानी है। तो अब आप देखिए कि पहली वाली ट्रेन ने 25 किलोमीटर की दूरी तो स्टेशन ए से ऑलरेडी तय कर ली थी, और 5 घंटे बाद अगर ये दोनों मिली तो 5 घंटे स्टेशन ए से ये और चली। कौन सी वाली ट्रेन? पहली वाली ट्रेन। अब पहली वाली ट्रेन में 5 घंटे में कितनी दूरी और तय की? पहले तो आप ये निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पर दूरी निकाल रहे हैं, 5 घंटे और उसकी चाल कितनी है? 50। तो उसने 250 किलोमीटर की दूरी और तय की। कितनी दूरी तय की?
250 किलोमीटर की। तो ए से कितनी दूरी पर मिली अगर हम बात करें तो 250 ये और 25 पहले तय कर चुकी थी, तो 275 किलोमीटर की दूरी, यानी कि ए से कितनी दूरी पर मिली, ए से कितनी दूरी पर मिली ये ट्रेनें 275 किलोमीटर की, क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी तय हो चुकी थी और 5 घंटे पहली वाली ट्रेन में चली और दूसरी वाली ट्रेन में चली। तो अगर पहली वाली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी निकालने के लिए 4 घंटे समय करते हैं, तो उसने कितनी दूरी तय की 250 किलोमीटर और की 5 घंटे में, तो 250 किलोमीटर और की और पहले कितनी की थी 25 किलोमीटर, तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो आपका कितना आ गया 275 किलोमीटर। मतलब ए से कितनी दूरी पर मिली है, ए से 275 किलोमीटर की दूरी पर मिली। तो किस ऑप्शन में टिक कर देंगे भाई, 275 आपको दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको क्लियर होगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ लिखा है कि कार डीलर परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹1,08,500 एंड स्पेंड some amount on its maintenance. He sold it for ₹1,56,250, thereby earning a profit of 25%. How much money did he spend on the maintenance of the car? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी, ठीक है, उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की, उसमें से 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया। देखिए सिंपल क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आपको पता है उसका क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य कैसे बनता है भाई, क्रय मूल्य फाइनल क्रय मूल्य तब बनता है उसने 1,08,500 रुपए, 1,08,500 रुपए तो ये उसको खरीदने में खर्च किए, प्लस मरम्मत पर हमने बोला 100 रुपए खर्च किए, तो टोटल ये क्रय मूल्य हो गया। अब उसने बेचा कितने में, तो अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की हम बात करें तो उसने बेचा कितने में, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस है 1,56,250, और जब वो 1,56,250 में बेचता है तो उसको कितने का लाभ होता है, तो उसको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो आप कहेंगे सर 25% का लाभ होता है। तो बस अब हमें क्या करना है, 25% को उठाना है आपसे। 25% को आप क्या लिख सकते हैं 1/4, और आपको पता है कि 1 रुपए का लाभ हो रहा है 4 रुपए पर, तो 1/4 का 25% होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य 4 यूनिट है, और लाभ कितना है, तो आप कहेंगे सर लाभ 1 यूनिट है, लाभ कितना है 1 यूनिट है। तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य बनेगा आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी कि 5। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1,56,250 के बराबर, और यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो जो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसकी कीमत माइनस कर देंगे, तो मरम्मत पर जो खर्च है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू बराबर करेंगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, तो आप कहेंगे सर 1,56,250 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे सर 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 55 25 0, ठीक है, 31,250, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस गाड़ी का क्रय मूल्य लग जाएगा, क्योंकि मरम्मत का पैसा ऐड करने के बाद उसने 25% के लाभ पर बेचा है, तो ये जो पैसा आएगा 4 यूनिट आएगा, इसमें मरम्मत का पैसा भी इंक्लूड होगा, मतलब उसने उसके मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया वो पैसा आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 × 4 = 20 की 0 हासिल में, 2 4 × 2 = 8 10 की 0 हासिल में, 1 4 × 4 और 1 5, और 4 दिया कितना 12, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, तो 4 दिया कर दीजिए आप 12, तो ये आपका हो गया 12, ठीक। तो ये आपका 4 यूनिट की वैल्यू आ गई, यानी कि उसका क्रय मूल्य निकल कर आ गया कि क्रय मूल्य कितना था मेंटेनेंस का पैसा मिलाकर, तो 1,25,000, कितना 1,25,000। अब 1,25,000 था, लेकिन उसने खरीदी तो गाड़ी कितने की थी 1,08,500 रुपए की, तो मेंटेनेंस का प्राइस क्या निकलेगा, मेंटेनेंस का यानी कि मरम्मत के बाद
प्राइस की अगर बात करें क्या निकलेगा, तो मेंटेनेंस का प्राइस देख लीजिए क्या निकलेगा। देखिए आपको क्या करना है, 1,25,000, 1,25,000 में से किसको माइनस करना है, कितने में उसने खरीदा था, तो 1,08,500 रुपये में उसने इसको खरीदा था। तो ये जीरो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 जाएगा 15 में से तो 6, 1 जाएगा तो 1, यानी कि 16,500 रुपये उसने उसके मेंटेनेंस पर यानी कि मरम्मत पर खर्च किया। इस पर खर्च किया मरम्मत पर। किस ऑप्शन में दिया है 16,500 रुपये, देख लीजिए भाई 16,500 रुपये ऑप्शन ए में दिया है। 16,500 रुपये किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, जिस प्रकार ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड 35 मीटर एंड 15 मीटर। द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। तो वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। भाई तो परिमाप क्या होता है, अगर हम वर्ग के परिमाप यानी कि पैरामीटर की बात करें तो आप कहेंगे सर वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, तो उन्होंने बोला कि वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप के बराबर है। तो हमने लिख लिया भाई वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप जानते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2L प्लस B, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी है 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड, यानी कि लंबाई अगर हम L की बात करें तो आपको 35 मीटर दे रखी है और चौड़ाई अगर B की बात करें तो आपको 15 मीटर दे रखी है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें हैं अपने पास। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको भुजा मिल जाएगी किसकी, आयताकार जो प्लॉट है उसकी, नहीं वर्गाकार जो प्लॉट है उसकी। ठीक है ना, आयताकार प्लॉट की तो भाई लंबाई चौड़ाई दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर 4A इंटू इक्वल टू 2 इंटू L की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 35, B की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 50 और ये कितना आपका 4A। देखिए 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 25 बार कैंसिल, तो आपके A की वैल्यू कितनी आ गई, तो A की वैल्यू 25 मीटर आ गई। यानी कि जो वर्गाकार प्लॉट था, स्क्वायर के शेप का जो प्लॉट था, उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 25 मीटर है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई क्या है। तो किस ऑप्शन में दिया है 25, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी 25 मीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई द वैल्यू ऑफ 515 इंटू 485 इज। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 515 गुणा 485 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, इस तरीके से करेंगे आप। यहाँ लिखा है 515 इंटू 485, तो आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं 500 प्लस 15, 515 को लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 500 माइनस 15। 500 माइनस 15 करेंगे तो 485 आएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 500 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और 4 टाइम 0, और ये आपका हो जाएगा माइनस में 225।
5 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर 5, 3 जाएगा 10 में से तो आपका आंसर 7, 3 जाएगा 10 में से तो आपका आंसर 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये आपका 2, 24, 97, 75 यानी कि 249,775 ये आपका आंसर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 249,775, 249,775 ऑप्शन डी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है भाई। तो यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन रुपीज फॉर ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉइज ए बी सी डी एंड ई। बोले कि निम्न तालिका 5 कर्मचारियों ए बी सी डी और ई के संबंध में एक विशिष्ट महीने के लिए आय रुपए में वो उनके स्रोत के साथ दर्शाती है, मतलब उनकी आय है और क्या क्या स्रोत है उसके साथ दर्शाती है। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है फॉर एम्प्लॉय डी द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय उसकी कुल आय का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। आपके पास 5 एम्प्लॉय है, उनके नाम ए बी सी और डी। तो 5 एम्प्लॉय है ए बी सी डी। सैलरी कितनी है ए की, ओवर टाइम से उसको कितना मिलता है, एरियर्स उसका कितना आता है, बोनस कितना है, मिसलेनियस माने विविध प्रकार की इनकम उसकी कैसी है और टोटल कितनी है। तो 66,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है एक। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि कर्मचारी डी की। तो सबसे पहले तो आप कर्मचारी डी को नोट कर लीजिए। कर्मचारी डी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कर्मचारी डी की ओवर टाइम से, तो ओवर टाइम से इसको कितना मिलता है। तो ओवर टाइम से जो इनकम मिलती है, जो आय इसकी आती है, उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है। तो कुल आय इसकी कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी कुल आय 40,000 है। मतलब जो 2500 रुपए है वो 40,000 का कितना प्रतिशत है, ये आपको सिंपल बताना है। ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम से उसको कितना मिलता है डी को, तो आप कहेंगे सर 2500 रुपये मिलता है ओवर टाइम करने पर और 40,000 उसकी क्या है कुल आय। तो कुल आय का कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, भाई भाग लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 25/4। तो 4 6 24 दिसंबर। देखिए एक बचेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 6.25%। ओवर टाइम से जो उसकी इनकम है वो उसकी कुल इनकम का 6.25% है। इस ऑप्शन में दिया है 6.25, तो ऑप्शन सी में ही दे रखा है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ सेल फोन was marked at 20% above the cost price and a discount of 10% was given on its mark price. What is the profit percent? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। एक सेल फोन है, उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब देखिए आप एमआरपी पर यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या मिलता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मिलता है। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। हमने मान लिया कि सेल फोन का क्रय मूल्य कितना है, तो हमने बोला भाई 100 रुपए। अब कितना अधिक अंकित कर रहे हैं आप, 20% अधिक अंकित कर रहे हैं। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा और उस पर अंकित कर देंगे 20 ज़्यादा, तो यानी कि अंकित मूल्य एमआरपी की बात करें, अगर हम अंकित मूल्य की बात करें कि अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य इसका 120 रुपये। कितना 120 रुपये। अब 120 रुपये पर ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 120 पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितने का देता है, तो डिस्काउंट देता है 10%। अब 10% का अगर डिस्काउंट देता है तो 120 पर, तो 120 अपने आप में 100% है और इसका 10% निकाल के अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये 90% बचेगा स्वयं का। तो आप कहेंगे कि सर 120 का 90% निकाल दीजिए। 120 का 90% आप निकालेंगे तो परसेंट से हमेशा ध्यान रखना, तो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 12 नंबर 108 यानी कि
108 रुपये में वो बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना है डिस्काउंट देने के बाद? डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य है 108। अब आप देखिए इस 100 वाली चीज को 108 रुपये में अगर बेचा जाता है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 8 रुपए का लाभ हो रहा है। और 100 पर 8 रुपए का लाभ का मतलब है 8% का लाभ। 100 पर 8 का मतलब है 8% का लाभ। क्लियर है? तो किस ऑप्शन में दिया है आपको 8%? ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो काफी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इस पेपर में। इस पेपर में आप देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। The greatest digit which may replace star in the number 1190*6 to make the number divisible by 9। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं वह सबसे बड़ा अंक क्या है जिसे संख्या 1190*6 में स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए ताकि यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए अभी तक आपको जो 9 की विभाज्यता का नियम पता था वो ये कहता था कि जो भी संख्या है वो 9 से तब विभाज्य होगी जब उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो आप ये तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। देखिए पहला तरीका तो आपके लिए ये हो जाएगा कि आपके पास संख्या है 1190 स्टार और 6। अगर ये पूरा नंबर किससे डिवाइड है? 9 से डिवाइड है, तो इसका मतलब इसके सभी अंकों का योग किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको 1 + 1 + 9 + 0 + स्टार और प्लस क्या करना पड़ेगा? 6। और इनके अंकों के योग को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 9 से। ठीक है, तो अब आप देखिए स्टार की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। 1 1 2 और 9 11 और 6 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 17। ठीक है, कितना हो गया? 17, क्योंकि 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं। तो 17 प्लस स्टार है, 17 प्लस स्टार डिवाइड बाई 9। अब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए तो आप इसमें क्या रखें? 0 रखें? नहीं, तो 17 बनेगा। 1 रखें तो 18 बन जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 3 रखेंगे 22 हो जाएगा, डिवाइड नहीं हुआ। 9 रखेंगे 26 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 के टेबल में 26 नहीं आता। तो स्टार को आप इससे रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, तो बिल्कुल 100% डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 हो रहा है। यानी कि स्टार की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया भाई हमारा पहला वाला तरीका, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई इस सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्टार की वैल्यू रिप्लेस करके देखिए। दूसरा तरीका और समझ लेते हैं। देखिए दूसरे तरीके में क्या रहेगा बेटा? जो आपका नंबर है उसमें जो आपके 9 के मल्टीपल है पहले उनको आप हटा दीजिए। जो आपके 9 के मल्टीपल है मतलब 9 के जो गुणज है उनको आप हटा दीजिए। तो एक तो 9 का गुणज 9 है, तो ये हट गया। तो अब बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 6, 1 7 और 1 8, तो उनका योग कर लीजिए। तो 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। अब 8 में आप कितना जोड़ेंगे? क्योंकि आपके पास स्टार बचा है। 8 में आप कितना जोड़ेंगे 9 से विभाजित हो जाए? तो आप कहेंगे सर 8 में 1 जोड़ लीजिए। तो स्टार की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर? 1 के बराबर। तो देखिए आसानी से आंसर आ गया। आसानी से आंसर आ गया, अंकों का योग आपको नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो 1 ही आपका आंसर था। 1 ही आपका आंसर था।